अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक इंडिया में लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं और ये इंडिया की तारीख के सबसे बड़े इलेक्शन कहे जा सकते हैं। इसमें 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर ये फैसला करेंगे कि इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। और ये सेकुलर इंडिया के आखिरी इलेक्शन होंगे, क्योंकि आज मोदी की इंडिया में दलील से या लॉजिक से बात करना तो बहुत दूर की बात है, आपके सोचने पर, बोलने पर और दिमाग के इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी। अगर आपने इंडिया में रहना है तो दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप हिंदू हो और दूसरा आप बीजेपी के सपोर्टर भी हों। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी ज़िंदगी इंडिया में तंग कर दी जाएगी। आज इंडिया में अपोजिशन मुश्किलात का शिकार है और बहुत से रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है और मोदी मुखालिफ रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और आज भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर कर चुका है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और अभी से नहीं, ये लगातार की जा रही है। और अभी तो इन्होंने हमारे विकास पुरुष श्री केजरीवाल जी को अपना अंदर कर दिया है और मौका भी कैसा ढूंढा है कि जब इनकी अब अपनी गर्दन अभी फंसी इलेक्टोरल बॉन्ड के चक्कर में, तो जनता का ध्यान भी भटक जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम। भारत की 20 करोड़ मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बयानात और मुस्लिम कुछ पॉलिसीज के बावजूद भी मोदी को यकीन है कि वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। ज़ाहिरी तौर पर भारत में इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया इंडस्ट्री है। 20,000 के करीब न्यूज़पेपर्स हैं और 400 के करीब न्यूज़ चैनल्स हैं, लेकिन अक्सरियत अखबार और न्यूज़ चैनल मोदी के गुण गा रहे हैं और आज भारतीय मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है। लेकिन एक इंसान आज भी डट कर खड़ा है। एक तरफ भारतीय हुकूमत है और भारतीय मीडिया है और भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, फेक न्यूज़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और करोड़ों की तादाद में ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ एक इंसान ध्रुव राठी इन सब का मुकाबला कर रहा है। 29 साल का ये लड़का भारत के सबसे बड़े डिक्टेटर और माफियाज का मुकाबला कर रहा है। सिर्फ एक इंसान ने सारी बीजेपी और सारी मीडिया इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। कौन है ध्रुव राठी और किस तरह से फेक न्यूज़ और सारी मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक खतरा बन चुका है? और क्या तीसरी दफा इलेक्शन जीतने के बाद मोदी भारतीय आइन को तब्दील कर देंगे? और क्या कनेक्शन है ध्रुव राठी का पाकिस्तान के साथ? और क्या सच में उनकी वाइफ पाकिस्तान से हैं? इन सब सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। एक एनालिसिस एक न्यूज़पेपर ने की थी कि 25 नेता जब अपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। इस बारे में ऐसी बात है। डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो, मोदी डिक्टेटरशिप है तो जाग मनाओ। फिर योगी और उसके बाद जब हम आएंगे ना तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी जैसा नेता ना था, ना है, ना आएगा। दुनिया का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा लीडर दुनिया में कहीं भी नहीं है। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है। भगवान उनका नाम है भगवान। तो कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हिंदुस्तान को हिंदुत्व विचारधारा से हमेशा रंगीन बनाए रखने के लिए परमात्मा ने राजनीति के क्षेत्र में मोदी और योगी जैसे महान व्यक्तित्व को भेज दिया है। दोस्तों, ध्रुव राठी एक इंडियन यूट्यूबर और क्रिएटर हैं और जिनकी वीडियोस ने न सिर्फ इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेट किया है, बल्कि सरहद पार पाकिस्तान में भी इनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। पाकिस्तान के एक मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के अल्फाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ध्रुव राठी पाकिस्तान में कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं। इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, जो उन्होंने एफर्ट की है यूट्यूब की दुनिया में एक आम आदमी तक साइंटिफिक फैक्ट्स पहुँचाने के एतबार से, इसी तरीके से जो सोशल इनजस्टिस है उसको हाईलाइट करने के एतबार से, और सबसे बढ़कर जो हिस्ट्री से मुतल्लिक उनकी वीडियोज़ हैं वो हज़ारों किताबों के ऊपर भारी हैं। और आजकल वो जर्मनी में, वहीं पे उन्होंने शादी की है। और आपको पता है कि इंडिया में एक बड़ी कंजर्वेटिव किस्म की एक ख़ास सोच रखने वाली हुकूमत है, उसका भी सलूक उनके साथ सही नहीं था। अब ध्रुव राठी कौन है और इनका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन क्या है और ये किस तरह से इंडिया के सबसे बड़े डिक्टेटर नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। लेकिन सबसे पहले ये बात करते हैं इंडिया में होने वाले मरहलावार इलेक्शन की
और इस इलेक्शन में होने वाले प्री पोल रैगिंग की। आज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अगर स्टार्ट से बात करें तो इंडिया में जनरल इलेक्शन 19 अप्रैल को स्टार्ट हुए थे और 1 जून को ये मुकम्मल होंगे और 4 जून का इनका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। दोस्तों 969 मिलियन ये बहुत बड़ा फिगर है, तकरीबन 100 करोड़ के करीब बनता है और इसी इतने बड़े फिगर की वजह से इन इलेक्शन को 7 फेजेस में डिवाइड किया गया है। अगर टोटल कास्ट की बात की जाए तो इंडिया को ये इलेक्शन 14.4 बिलियन डॉलर्स में पड़ेंगे, इसलिए दुनिया के महंगे तरीन इलेक्शन भी कहे जा सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्शन 7 फेजेस में कंप्लीट होंगे, 2 फेजेस मुकम्मल हो चुके हैं और तीसरा फेज 7 मई को शुरू होगा और उसके बाद 543 लोकसभा मेंबर्स इलेक्ट होंगे। इंडिया में भी पार्लियामेंट्री मोड ऑफ गवर्नमेंट है, 2 हाउसेज हैं, एक हाउस को अपर हाउस कहा जाता है, दूसरा लोअर हाउस है। लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है जो कि इलेक्शन हो रहे हैं जहां पे, और दूसरे हाउस को राज्यसभा कहा जाता है। और इंडिया में 969 मिलियन वोटर ये फैसला करेंगे कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। और इन इलेक्शन में 2600 के करीब सियासी पार्टीज हिस्सा ले रही हैं। अब इन 2600 के करीब सियासी पार्टीज में से सिर्फ 10 बड़ी पार्टीज ऐसी हैं जिनको लोकसभा में 90% सीट्स मिलती हैं, जिनमें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमसी, टीएमसी, ये वो पार्टीज हैं जिनको इन इलेक्शन में 90% के करीब सीट्स मिलेंगी। लेकिन लोकसभा में हुकूमत बनाने के लिए 2 ही बड़े की प्लेयर्स होते हैं, 2 ही बड़ी सियासी पार्टीज होती हैं। एक का नाम है बीजेपी और दूसरी का नाम है इंडियन कांग्रेस। ये वो 2 बड़ी पार्टीज हैं जो हमेशा हुकूमत बनाती हैं। और अब यहाँ पे बीजेपी का असल इमेज है नरेंद्र मोदी और इंडियन कांग्रेस का असल इमेज है राहुल गांधी। लेकिन मोदी आज वाज़े तौर पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है दोस्तों, और ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मोदी नेक्स्ट इलेक्शन को जीत जाएंगे। और मोदी आज फिर आरएसएस के नज़रिए पर ही इलेक्शन लड़ रहे हैं और हर जगह पे एक ही पैगाम चल रहा है कि अगली बारी फिर मोदी की ही होगी और मोदी की क़यादत में ही इंडिया आगे चलेगा। और दूसरी तरफ अपोजिशन ये तनकीद कर रही है कि भारतीय मीडिया बेरोजगारी और महंगाई जैसे इश्यूज पर बात करने की बजाय मोदी के गुण गा रहा है। हर जगह पे और हर चैनल पर सिर्फ नरेंद्र मोदी की तारीफें हो रही हैं और जब से नरेंद्र मोदी की पार्टी इक़्तिदार में आई है तब से भारतीय मीडिया मोदी के बयानिए को आगे बढ़ा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता चलूं कि गुज़श्ता 10 सालों से मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां पर उन्होंने खड़े होकर आज़ाद सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए हों, लेकिन वह अपने फेवरेट अदाकारों और सहाफ़ियों को सिलेक्टेड और प्लांटेड इंटरव्यूज ज़रूर देते हैं जहां पर उनकी पसंद के सवालात पूछे जाते हैं। भारतीय सहाफ़ी उनसे कारकर्दगी पर सवालात पूछने की बजाय ये पूछते हैं कि वो आम कैसे खाते हैं और उनमें एनर्जी कैसे आती है। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होकर गुठली के साथ आम खाना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो? दोस्तों यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि मोदी ने कैसे सारे की सारे मीडिया को अपने हक में कर लिया है और नेशनल मीडिया पे सिर्फ मोदी का बयानिया ही बिकता है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है बीजेपी की मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया हैंडलिंग की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और 2014 के इंतखाबात से पहले ही उन्होंने बहुत सारे मीडिया हाउसेस को खरीदना शुरू कर दिया था। 2014 में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने नेटवर्क 18 को खरीद लिया और उसके बाद बीजेपी जैसे ही इक़्तिदार में आती है तो अपनी मुखालिफ आवाज़ों को और तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को दबाना शुरू कर दिया और मीडिया मालिकान को मजबूर किया गया कि वो अपनी आज़ादाना सहाफ़त और तनकीदी पॉलिसीज़ को बंद करें, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनके दफातर पर छापे मारे गए और सहाफ़ियों को नौकरी से निकलवा दिया गया। और यहाँ पर भी मोदी हुकूमत ने मीडिया हाउसेस को खरीदना बंद नहीं किया। एनडीटीवी जैसे बड़े मीडिया हाउस को गौतम अडवाणी के जरिए खरीदकर इसकी पॉलिसीज को तब्दील किया गया और इस दौरान मीडिया कवरेज का बड़ा हिस्सा बेरोजगारी और महंगाई पर बात करने की बजाय मोदी के मुखालिफिन को टारगेट कर रहा था और उनके अहम मसाइल में फ़िरका वाराना मसाइल और पाकिस्तान का मौजूद सरफहरिस्त रहा। दोस्तों साल 2002 में इंडिया वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 81 पोजीशन पर रैंक कर रहा था, लेकिन आज 2024 में इंडिया की पोजीशन 161 हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग कही जा सकती है। गुजरात के फसादात और किसानों के एहतजाज पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री की वजह से
BBC के दफातर पर छापे मारे गए और बहुत सारे गैर मुल्की सहाफियों को मजबूरन मुल्क को छोड़ना पड़ा। 2021 में किसानों के एहतजाज के दौरान मोदी हुकूमत ने दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को बंद करने की कोशिश की और ट्विटर के दफ्तर पर छापा मारा गया। और ट्विटर के फाउंडर और साबिक CEO जैक डर्सी ने अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि 2021 में जब किसान एहतजाज कर रहे थे, मोदी हुकूमत ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी और बहुत सारे सहाफियों के अकाउंट्स बंद करने को कहा गया जो हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे। दोस्तों, सारे सहाफियों और सारे मीडिया हाउसेस को खरीदने के बावजूद भी मोदी हुकूमत यहाँ पे भी नहीं रुकती और फिर उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज़ व्हाट्सएप इंडस्ट्री को जन्म दिया जाता है, जो आज भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। जी हाँ, ये वही फेक न्यूज़ व्हाट्सएप इंडस्ट्री है जिस पर ध्रुव राठी ने तफसील से बात की है और इसी व्हाट्सएप इंडस्ट्री की वजह से इंडिया में मौजूद लोगों की सोच, आइडियोलॉजी और लोगों के नज़रियात को कुचला जा रहा है। और इसी फेक न्यूज़ व्हाट्सएप इंडस्ट्री की वजह से इंडिया में लोग अपने दिमाग इस्तेमाल करने के भी काबिल नहीं रहे और आज इंडिया में लॉजिक से बात करना तो बहुत दूर की बात है, अब लोग बात ही नहीं करते। और ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया को डिसइंफॉर्मेशन का सैलाब ले डूबेगा और आज मोदी सही मायनों में एडोल्फ हिटलर का रूप धार चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से हिटलर ने मीडिया को खरीदा था, वैसे ही आज मोदी मीडिया को खरीद रहे हैं और लोगों की सोच और आइडियोलॉजी को ख़त्म कर रहे हैं। और जिस तरह से हिटलर ने एक ख़ास मज़हब को जर्मनी के लिए ख़तरा करार दिया था, ऐसे ही मोदी आज मुसलमानों को इंडिया के लिए ख़तरा कह रहे हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। और दोस्तों, हिटलर की नाजी आइडियोलॉजी और मोदी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी में जरा बराबर भी फर्क नहीं है। हिटलर ने उस टाइम खुद को जीसस क्राइस्ट के साथ कंपेयर किया था और आज मोदी में करोड़ों हिंदुओं को भगवान श्री राम नजर आ रहा है। और एक डिक्टेटर हमेशा एक बड़ी कम्युनिटी का ब्रेन वॉश करता है और डिक्टेटर को हमेशा लोगों के इमोशन पर रिलाय करना पड़ता है वोट लेने के लिए। और ऐसे ही मोदी हिंदुओं के इमोशन पर रिलाय करके लोगों से वोट मांग रहे हैं। कारकर्दगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स, एजुकेशन या लोगों की फलाह बहबूद, महंगाई पर कंट्रोल या बेरोजगारी का खात्मा, ये सारी की सारी चीज़ें कभी भी डिक्टेटर की प्रायोरिटीज में शामिल ही नहीं होती हैं। लोग भूख से मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन डिक्टेटर हमेशा जज्बाती नारों से और जज्बाती तकरीरों से लोगों को मुतासर करता है। उसके पास कोई भी आइडियोलॉजी और कोई भी विजन नहीं होता, पर वो अपनी जज्बाती तकरीरों से बड़ी कम्युनिटी का ब्रेन वॉश करता है। और यही काम इमरान खान ने किया था। डिक्टेटर हमेशा मजहब का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में इमरान खान और इंडिया में मोदी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से मजहब का इस्तेमाल किया और लोगों को जज्बाती तकरीरों से मुतासर किया। और इंडिया में बॉलीवुड स्टार्स आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान और नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े बड़े फनकारों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उन पर शदीद तनकीद की जाती है और उनकी आवाज़ों को भी दबाया जाता है। और इसके अलावा अगर हिंदू सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए, दीपिका पादुकोण और किरण जौहर जैसे फनकारों ने जब मोदी की आइडियोलॉजी के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनकी आवाज़ों को दबाया गया और सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग की गई कि उनको मजबूरन चुप होना पड़ा। दोस्तों, आज इंडिया में इंटेलेक्ट और सेक्युलर आइडियोलॉजी पर मोदी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी गालिब आ रही है और बहुत तेज़ी के साथ इंडिया में डिसइंफॉर्मेशन का सैलाब आ रहा है। और आज इंडिया में होने वाले इलेक्शन आखिरी सेकुलर इलेक्शन कहे जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मोदी बहुत तेज़ी के साथ इंडियन आइन में तब्दीलियां करने जा रहे हैं, जिसके बाद बड़ी कम्युनिटी जैसे कि मुसलमानों से शायद वोट का हक भी ले लिया जाए और इसका इम्पैक्ट इतना खौफनाक होगा और ऐसी आग लगेगी जिसको शायद कभी बुझाया ना जा सके। लेकिन इस सब के बावजूद सिर्फ एक इंसान, एक हिंदू लड़का इस गुप्त अंधेरे में दिया जलाकर बैठा है और उसका नाम है ध्रुव राठी। इसकी वीडियोस ने सही मायनों में इंडियंस की सोच को बदला है और ये हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो या फेसबुक, हर जगह पे बीजेपी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मुकाबला कर रहा है। और इसकी बहुत सारी वीडियोस ने बीजेपी और मोदी का असल चेहरा बेनकाब किया है। केरला स्टोरी, डरा हुआ डिक्टेटर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, नो जॉब,
व्हाट्सएप फेक यूनिवर्सिटी, हिंदू मुस्लिम ब्रेन वॉश एजेंडा और इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस में इसने लोगों को जगाया है। सारे मीडिया हाउसेस को खरीदने के बावजूद, सारी आवाज़ों को दबाने के बावजूद और सहाफ़ियों को खरीदने के बावजूद आज एक आवाज़ मोदी जैसे डिक्टेटर को बहुत ज़्यादा डरा रही है। कोई मौजज़ा ही होगा जो मोदी को ये इलेक्शन हरा देगा, क्योंकि मोदी इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुके हैं और मोदी वाज़े तौर पे ये इलेक्शन जीत रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ध्रुव राठी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से 100 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और लोगों को जगा रहा है। और इसके लिए इसने इंडिया की मुख्तलिफ ज़बानों में चैनल भी क्रिएट किए हैं और इस प्रोजेक्ट को उसने नाम दिया है मिशन 100 करोड़। और इसके मेन चैनल पर सिर्फ एक महीने में 4 मिलियन से ज़्यादा नए फॉलोअर्स आते हैं और बाकी चैनल्स पर भी ऐसे ही बहुत तेजी के साथ फॉलोइंग में इजाफा हो रहा है। अब देखना ये होगा कि अकेला लड़का कितना डैमेज कर पाएगा मोदी और बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन को, और ये भी देखना होगा कि बाकी सहाफियों की तरह ध्रुव राठी की आवाज़ को भी दबाया जाएगा। अगर मोदी और बीजेपी हुकूमत ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो ये विजडम, इंटेलेक्चुअल और सेकुलर इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये अलमिया कहा जा सकता है कि इंटेलेक्चुअल लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।